नमस्कार, मैं हूँ नीतू शम्मी राठौर और दोस्तों आप सभी की तरह मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के जो मुद्दे हैं, जो सहारा पीड़ित हैं, उनकी जो आवाज़ है, वो सरकार तक पहुँच सके। आपके जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जिसको आप वापस पाने का इंतज़ार इतने सालों से कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस मकसद के लिए उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, वो काम, बेसिक काम तक उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पा रहे हैं। और अब सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 10,000 रुपए तक लोगों को नहीं मिल पाए हैं। किस तरह के पापड़ लोगों को बेलने पड़े हैं उस 10-10 हज़ार रुपए के लिए भी, ये भी हम सब जानते हैं। कितनी ज़्यादा मुश्किल में है लोग, किस तरीके से परेशान है अपनी जिंदगी में, कैसे वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा। इन सभी मुद्दों को लेकर अपने इस चैनल पर मैं लगातार चर्चा कर रही हूं, ताकि आप सब लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके, सरकार की नींद टूटे और आपका जो पैसा है वो आप तक वापस मिल सके, आपको मिल सके। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इस चैनल के ज़रिए कुछ आर्थिक सहायता चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता की उम्मीद आपसे नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम सब फंडिंग के लिए ये चैनल चला रहे हैं, या फिर कोई संगठन हम लोग बना रहे हैं जिसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, इसलिए हम आप लोगों को जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये साफ कर दूं कि हमें किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं चाहिए। बस उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर करें। बस इस तरह का सपोर्ट हमें आपसे चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अपनी इस मुहिम में अपने साथ में बहुत सारे लोगों को जोड़ने वाली हूँ, जो कि सहारा निवेशकों के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं, सहारा निवेशकों के हित के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जो परेशानियां वो कम हो सके और उनकी आवाज बुलंद हो सके और सही जगह तक पहुंच सके। और इसी मुहिम में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल जी। तो चलिए मैं उनको अपने साथ जोड़ लेती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी अभय जी आपका। अभय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपकी पूरी टीम को। और जिस तरह से आप लगातार जिस अंदाज से सहारा के पीड़ितों की मदद करने के लिए, जब चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता का होता है, वो बड़ी पत्रकारिता धर्म को निभाने वाली चौथा स्तंभ का नेशनल मीडिया जो अपना मूल कर्तव्य भूल गया हो, ऐसे में आप जैसे लोग निकल करके बाहर आते हैं। और मुझे लगता है कि अभी समाज में सच कहने का साहस बहुतों के पास बाकी है, उनमें से आप भी हैं एक। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम उन लोगों की पीड़ा को आप लोगों ने इस पटल पे लाकर रखने की जो पुरजोर कोशिश करी है। निसंदेह आने वाले दिन में वो बेस आपका रीढ़ ही रहेगा, आपके चैनल का रीढ़ ही रहेगा कि आखिर कोई तो था जो, जब सरकारें सो रही थी, जब बड़ी मीडिया तंत्र सो रहा था, जिम्मेदार लोग निर्णय पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किया। ये बधाई है, आपकी पूरी टीम को बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आवाज है लोगों की वो सही जगह तक पहुंच सके, उनकी जो मुश्किलें हैं बस उनका समाधान हो सके। अभय जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप जो रथ यात्रा लेकर निकले हैं और उस रथ यात्रा के जरिए आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या मुद्दे आप उठा रहे हैं और लोग किस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर? देखिए, शायद सहारा के पीड़ितों ने कभी सपने में सोचा ना था कि अपने पैसे के लिए उनको इस तरह के माहौल को भी देखना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और उसके लिए रथ यात्रा निकालनी पड़ेगी। मैं भी एक निवेशक हूं और हमने जब पैसे लगाए थे तो इस उम्मीद से लगाए थे कि आने वाले दिनों में हमारे परिवार के लिए एक निश्चित तौर पर जमा पूंजी है, वो जमा पूंजी हमारे भविष्य निधि पे काम आएंगे। लेकिन जब वो समय पे नहीं मिल पाए और तमाम परिस्थितियों को निर्मित होते देखा, तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी। 10 सालों से लोग अपने पैसे के लिए एक नई तारीख को देख सुनते चले आ रहे थे।
हम भी उसमें शामिल थे और विषम हालातों से गुजरते हुए मुझे इस परिस्थिति को उठाना पड़ा कि पैसे पिता और परिवार से बड़े नहीं होते। तो वो मौके और ऐसी परिस्थितियों को लाके निर्मित खड़ा कर देंगे, मैंने सपने में नहीं सोचा था और मुझे उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और देखते ही देखते देश की लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं नहीं जानता था कि मैं अकेले ही उसमें शामिल हूँ। जब मैं बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि ना जाने कितने लोग पैसे के अभाव में दम तोड़ चुके होंगे, जिसका सहज अंदाजा लगा पाना बड़ा कठिन था। पीड़ा तो सहारा के छोटे कार्यकर्ताओं में भी था, जो कार्यकर्ता तबका का था, क्योंकि लोग अपने पैसे के लिए उनसे दबाव दे रहे थे। वो लगातार प्रबंधन के कहने पे झूठ बोले जा रहे, लेकिन सच को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। जैसे बिल्ली के गले में क्यों घंटी बांधेगा। अंततः 10 सालों बाद धैर्य की सीमा समाप्त देती है और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन हो जाता है। एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया था इनके सहारा सुब्रत राय के जीवित रहते हुए भी किसी ने हिम्मत नहीं करी थी कि उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई बोले, और वो गुमराह कर रहे थे लगातार। लेकिन जब सच सामने आया, हकीकत खुलने लगी, तो 3000 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक रथ यात्रा की पड़ाव पे निकली हुई है। इतने बड़े पैमाने पे देश में एफआईआर किसी संस्था के ऊपर खड़ी हो जाए और सरकारें उसको संरक्षण देकर उसको पोषित करती रहे, ये देश में लोकतंत्र में भ्रष्ट और भ्रष्टतम प्रशासनिक का सबसे बड़ा उदाहरण, उनका आश्चर्यजनक आपको उदाहरण प्रस्तुत होगा कि एक आदमी के ऊपर 302 सहित 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे, ऐसे उनकी पूरी तंत्र के ऊपर। लेकिन सरकार उनके ऊपर एक्शन ना लेने का जैसे कसम खा लिया। तो हमको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम आखिर अपनी बात न्याय कैसे रख पाएंगे और कैसे भुगतान ले पाएंगे। तो जनता की अदालत में पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाते हुए हम न्यायपालिका के शीर्ष जगहों पे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे सुप्रीम कोर्ट को जैसे मिसगाइड किया था उन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने का काम किया था। उन्होंने एफिडेविट लगा के कहा था कि हमने 95% लोगों के पैसे के भुगतान कर दिए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों से कागज कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको पैसा मिल गया है तो लिख करके दे दीजिए, हाँ हमको पैसा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहते हुए चलिए साबित करिए कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, रद्दी का टुकड़ा दे दिया है 10 साल। वो पैसा नहीं है, उसे 1 रुपए का कहीं कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता, कोई आवश्यकता नहीं पूरी की जा सकती। इन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार कन्वर्जन करके देश के निवेशकों के साथ गुमराह किया है और सच कानून से भी छुपाया है और जनता से। इसी रथ यात्रा को लेकर के हम जनता की अदालत में पहुंच रहे हैं और जनता की अदालत अब देश की न्यायालय की अदालत में पहुंचेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत। और हम 1 लाख लोगों को एक साथ खड़े कर रहे हैं, एक अलग बेंच स्थापित हो जाए जिसमें हम उन सभी जिम्मेदारों को पार्टी बनाएं और पार्टी बना करके वहां पे हमारे जो प्रोसिक्यूटर महोदय हो वो उनसे बात करें, उनसे पूछे कि आखिर देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया, कौन सी ऐसी कारण। उसमें जिम्मेदारों को पार्टी बनाना है। यहां तक कि हम उन लोगों को भी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग अपने जमाकर्ताओं की मदद नहीं कर रहे, वो अपने घरों में बैठे हैं और उनसे पैसे लेके दे जी। आपको या तो उनके निवेशकों के साथ खड़ा होना होगा और या तो आपको सम्मान के आधार पर कोर्ट में आकर के जवाब देना जी। तो अभय जी ये बताइए कि आप किसे मानते हैं कि असल में जिम्मेदार कौन है सहारा निवेशकों की इस स्थिति के लिए? क्या सरकार जिम्मेदार है, सेबी जिम्मेदार है या सहारा ग्रुप जिम्मेदार है? किसने आखिर ये जो षड्यंत्र रचा है कि आज जो सहारा निवेशक हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं? देखिए, मैं तो अभी तक ये मानता था कि सर्वप्रथम जो कंपनी पैसा ली है वो जिम्मेदार था। उसने षड्यंत्र रचा और कई मुद्दों, कई जगहों पे गुमराह करके देश के निवेशकों को 10-12 साल तक छकाया। आंदोलन खड़ा हुआ तो लगा कि इसमें सरकारें भी जिम्मेदार। सरकारों को घेरा गया, कोशिश की गई, तैयारी बनाई गई कि नहीं, एक समय तक जब हम 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो देश की सरकारें, चूंकि उनको लाइसेंस जारी किया है, वो जिम्मेदार है। अगर हम लीगली बात करें तो इसमें सरकार भी दोषी थी
और उसमें सहारा प्रबंधन तंत्र भी दोषी था। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलती है, तो जो तथ्य वहां प्रस्तुत किए जाएंगे उस तथ्यों के आधार पर उनको निर्णय सुनाना होता है। तो मैं उन पर टीका टिप्पणी कोई अभी नहीं करूंगा, और ना मेरा करने का कोई अधिकार बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी। पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, और ना मैं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तथ्यों के आधार पे कागज सौंपे गए, जिसका के आधार पे हमको लेट हो रहा है। लेकिन अगर प्रमुख जिम्मेदार कोई है, तो इन सभी के बाद भी अगर कोई हम जिम्मेदार आज के डेट में मानते हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ये दिखती हैं कि जितनी गुनाहगार सहारा है, जितनी गुनाहगार सरकार है, उतने ही गुनाहगार इस देश के 12 लाख एजेंट कहे जाने वाले लोगों में से सीनियर मोस्ट एजेंट हैं, सीनियर पदों पे रहे हैं, वो मोटी कमाई किए हैं। उस पैसे को उन्होंने अपने व्यवसाय से लेके तमाम जगहों पे, चूंकि प्रमाण हमारे पास आ रहे हैं, कई लोगों ने होटलें बना लिया है, कई लोगों ने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, कई लोगों ने कई सौ बीघे जमीनें खरीद ली हैं, कई लोगों के पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई दे रहे हैं। ये सब धीरे धीरे सारे निवेशक खुद कलेक्शन करके दे रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि जितनी गलतियां उन्होंने करी थी, उससे कहीं ज्यादा गलतियां हमारे सीनियर मोस्ट एजेंटों ने करी थी, और बलि का बकरा बना दिया जूनियर एजेंट को। उनको कुछ भी नहीं है मालूम, उनको लोगों को गुमराह करके उनको लोगों से यह कहलवाया गया कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन उन्होंने एक कागज को आधार बना करके 2012 के कागज के कुछ पन्नों को उन्होंने दिखाया, लेकिन 2016 का जो 2014 का जो आदेश था उसको उन्होंने साइड लाइन कर दिया, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि एक एक निवेशकों की भरपाई किया जाए और उनका पैसा अपनी संपत्ति बेच के दिया जाए। लेकिन एम्बार्गो का झूठा बहाना बनाई और उसी के आधार पे देश को निवेशकों को 10 सालों तक गुमराह किया सहारा। तो अगर गुनहगार हैं तो सहारा तो है ही है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं में बैठे प्रशासनिक अमले के लोग और स्वयं सरकार भी शामिल है। लेकिन इससे ज्यादा आज के डेट में, चूंकि मैंने अनुभव किया है, इससे ज्यादा अगर कोई गुनहगार है तो सीनियर मोस्ट एजेंट, जो आज भी निवेशकों के भुगतान के रास्ते में रोड़ा बने। जी, तो अपनी रथ यात्रा के जरिए आपकी आगे की रणनीति क्या है? जो 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, मैं सभी की तो बात नहीं कर सकती कि शायद सब आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन किस तरह का आपको सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आप आगे किस तरह का माइंडसेट लेके, किस तरह की रणनीति लेके बढ़ रहे हैं ताकि जो प्रेशर है वो बन सके और भुगतान हो सके? देखिए, आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य है, हम मिशन भुगतान, उसके लिए हम लोगों ने सरकारों को जगाना था, जगा दिया। कोर्ट को सूचना देनी थी, कोर्ट पूरी तरह से जानकारी में है। हम एविडेंसों के साथ अगर कोर्ट जाएंगे तो हमको रिलीफ मिल जाएगी, हमको हमारा अधिकार मिल जाएगा। हम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। इस नाते हम लोगों ने 1 लाख लोगों को एक साथ जोड़ने का संकल्प लिया है देश के 13 करोड़ इन्वेस्टरों में से, और वो 13 करोड़ इन्वेस्टर देश के विभिन्न क्षेत्रों से होंगे और बाकायदे एफिडेविट लगा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने अलग बेंच की मांग करेंगे, और उस पर त्वरित न्याय की व्यवस्था के साथ हम अपने वकीलों के साथ वहां जिरह करेंगे। लेकिन सरकारों के ऊपर, सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर बड़े दबाव के रूप में हम उनके ऊपर तमाम लीगल कार्यवाहियां स्थानीय पटल पे भी करेंगे, और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी भी करेंगे जिससे सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाए। क्योंकि सरकारें जो भी हो रही हैं, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों का उत्तरदायी होता है। सरकारें इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगाने में अक्षम है तो इनकी जवाबदेही है। आज सरकारों को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। आपने देखा होगा कि हम सभी लोगों ने इस चुनाव के दौरान हर जगहों पे बड़े पैमाने पे इनका विरोध दर्ज कराया। सरकारों की जो वर्तमान की स्थिति, एक कहा जा सकता था कि वो 400 पार के नारे दे रहे थे, वो 400 पार के नारे को साकार नहीं कर पाई है और आज बैसाखियों के सहारे पे आ गई है। सरकार को इस बात का समझ में आ गया है कि सहारा के पीड़ितों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमको उनके ऊपर बड़े दबाव बनाने हैं। इसके लिए अगर हमको दिल्ली घेरना पड़े, इसके लिए हमको लखनऊ घेरना पड़े, या इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में और बड़ी प्लानिंग के साथ घेरना पड़े, तो हम वो तैयारी कर रहे हैं। हम सहारा शहर को भी घेराव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कौन से कागजात दिए हैं अभी तक इसका खुलासा सीआरसी के लिए नहीं हो पाए हैं कि आखिर उन्होंने कागज कौन से सौंपे हैं जिसके कारण डिफिशियंसी आ रहे हैं।
वो जी। देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी पोजीशन पे एक बार सहारा शहर का भी बड़े पैमाने पे हम लोग घेराव करेंगे और उनसे वास्तविक कागजात पूछने की बात करेंगे कि आखिर कौन सा कागज आपने सीआरसीएस में दिया है, उस कागज को सार्वजनिक करिए। कई बार हम लोग पूछ चुके हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो जिसने कागज पैसे लिए हैं, पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है कि वो कागज को सार्वजनिक करे। अगर वो नहीं कर पाती है तो हमारे देश के निवेशकों की जिम्मेदारी है कि सरकारों तक ये बात सूचना पहुंचाए और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी संपत्तियां बेच करके देश के निवेशकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही ले। अगर जवाबदेही लिया है तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा किसी भी कीमत। जी जी। ये भी आ रहा है सुनने में कि दिसंबर में बड़ा फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलने वाली है सहारा निवेशकों को। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? अरे इनका तो हमेशा फैसला आने वाला होता है मैम। हर तीसरे महीने जब कोई आंदोलन एक बड़ा मूवमेंट चालू करता है तो उनका फैसला आ जाता है। इसके पहले भी 23 तारीख को फैसला आ रहा था और 22 की ही रात में फैसला आ गया कि हमको 6 महीने पहले आगे कर देना। ये भी फैसला दिसंबर को देख लीजिएगा कि दिसंबर का फैसला फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। ये तो इनकी प्लानिंग है। इनको ये महसूस हो चुका है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जा रहा है। जब आंदोलन ने कोई घोषणा करी होती है तो अपना कदम पीछे नहीं खींचता। वो इनको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और सरकारों को भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश में कोई एक संगठन है जिसका नाम है ऑल इंडिया जन आंदोलन। अगर वो खड़ा हो गया तो पीछे तभी हटता है जब वो परिणाम लेके आता है और हर दृष्टिकोण से उनसे लड़ने की ताकत रखता है। आज अगर सड़क पे पाई पाई के मोहताज है सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग, एक भी एनआई और एक भी रुपए का आय व्यय उनके पास नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारक है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष समिति। सारी दुकानें इनकी बंद हो चुकी है, एक भी रुपए इनके पास नहीं मिलने, इसकी बौखलाहट उनको दिख रही है। उनको ये लग रहा है और लोगों को, अपने एजेंटों को इसी बात में गुमराह कर रहे हैं, यही बात कह के गुमराह कर रहे हैं कि तुम दिसंबर में फैसला आ जाएगा, तुम्हारी एनआई खुल जाएगी, तुम फिर से व्यवसाय कर रहे हो। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और अभय देव जब तक जिंदा है, तुम नया व्यवसाय तब कर पाओगे जब तक पीछे का व्यवसाय करके पेमेंट का भुगतान नहीं कर दोगे। अगर ये सोच रहे हो कि तुम कोई नई दुकान खोल ले जाओगे, नया व्यवसाय कर लोगे, तो ये संभव नहीं है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। तो ये उन लोगों को गुमराह करने का तरीका है। एक नया डेट, फिर एक नई डेट। उस डेट से जरा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको देश के निवेशकों तक आपसे साझा करूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी के प्रकरण में कंडम ऑफ कोर्ट का केस वहां चल रहा है, सेबी का प्रकरण है जिसमें सुब्रत राय उसमें वादी थे। जब इस दुनिया में सुब्रत राय है ही नहीं तो कंडम ऑफ कोर्ट चल कैसे रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई सूचना नहीं दिया गया? उसी डेट को उन्होंने बताया कि सितंबर में होगा, सितंबर में फैसला आ जाएगा। तो सितंबर में क्या फैसला आ जाएगा? उस केस को बंद कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक ये सूचना पहुंच जाएगी। तो फिर क्या रह जाएगा? अगर वो केस बंद हो गया तो फिर वो अधिकार किसके पास सन्निहित हो जाएगा? उसके बाद मैं उससे ज्यादा कहूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यह जानकारी क्यों नहीं दी गई कि नहीं दी गई कि अगर सुब्रत राय नहीं, इतने इसके पीछे भी कैसे चल गया। कोर्ट का केस चल रहा, तो आखिर ये घालमेल बड़े पैमाने पे है। इसको देश के निवेशकों को समझना होगा और आप जैसे लोगों को समझाना होगा। वाकई में अभय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी है जितने सारा निवेशक है उनको। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो सभी इस वक्त सहारा के निवेशक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें अभय जी ने कही है कि किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे बचने की जरूरत है। आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे जो निवेशक है तो कैसे वो जुड़ सकते हैं अभय जी? देखिए, विभिन्न संसाधनों से हम सब लोग एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका चैनल मैंने जिस दिन से देखा है कि हालांकि इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने हम लोगों की खबर को कवर किया है, लेकिन इधर आप लोगों के जिस तरह से सहारा के पीड़ितों के मुद्दों को ज्वलनशील तरीके से उठा रही हैं, निसंदेह एक उम्मीद दिख रही है कि आपकी बात देश के लोग अच्छे से गंभीरता से सुन रहे हैं और आप बेहद सटीक खबरें प्रसारित कर रहे हैं ताकि उनको सही सूचनाएं उनको मिल जाए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप
इस चैनल को बार बार देखते रहिए और जो भी साथी हैं वह देखते रहें और इनसे जुड़ते रहें। इनसे आप जैसे जैसे आप इस चैनल पे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी तमाम सूचनाएं आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। वैसे भी हम सभी लोगों के नंबर तमाम साइडों पे हैं, आपके भी माध्यम से स्क्रीन पे चल जाएंगे। हालांकि मैं अपना नंबर इस नाते भी नहीं दे पा रहा हूं कि देश भर से ना जाने कितने फोन आते हैं और उठा पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन तमाम स्क्रीन पे मैं आपको नंबर उपलब्ध करा दूंगा जो हमारे 22 राज्यों के संगठन के पदाधिकारियों के हैं। जिस राज्य से जो लोग हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके अपने सहारा के पीड़ित जो साथी हैं, मैं उनसे बार बार निवेदन करूंगा कि पीड़ित साथी पहले अपना पैसा सुरक्षित, अपने पैसे की सुरक्षित का एक माध्यम सिर्फ एक है। हम बाद में लड़ाई लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम सड़क पे हैं तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे हैं तो हम आंदोलन भी कर रहे हैं, हम लीगल तरीके से करेंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, 1 जुलाई से जो नए कानून आए हैं, उस नए कानूनों को हम सभी लोगों को भारतीय न्याय संहिता के तमाम प्राविधानों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद निकलना पड़ेगा। सरकार की मंशा है, जो हम लोग समझ रहे हैं कि सरकार सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो निरंकुश शासन करे, उसमें कई तब्दीलियां उन्होंने करी हैं। तो हम लोग आंदोलन को किस स्तर पर और किस धार पे वैधानिक रूप से आगे ले जाएंगे, उसके लिए हम लोगों को एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है। हम प्लानिंग बनाएंगे भी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये बातें हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए सहारा के सभी निवेशकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार। आप ऐसे ही देश भर के निवेशकों के हितों में लड़ाई लड़ती रहें और आप तमाम ज्वलनशील मुद्दे जो समाज के हो, सलाहकारों को हो, उसको बराबर उठाती रहें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।